छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में से एक सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और छायावाद के विष्णु भी उन्हें कहा जाता है और प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के राजकुमार कवि उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उनकी कविता धृत झरो, जो कि आप लोगों की यूजीसी नेट सिलेबस में लगा हुआ है। अगर आप लोग जून एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। और ना कि केवल ये यूजीसी नेट बल्कि सेट एग्ज़ाम में भी ये जो सिलेबस में है, और आपके पीजीटी टीजीटी जो भी हिंदी से मतलब हिंदी साहित्य में जो भी आप लोगों के एग्ज़ाम के नज़रिए से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो मैं आज पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को सुमित्रा नंदन पंत की धृत झरो कविता को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को पंत जी के परिचय यानी कि उनके जीवन से और उनके कृति परिचय से और उनके जो व्यक्तित्व से मतलब परिचित करवाना चाहती हूँ, क्योंकि ये एग्ज़ाम के नज़रिए से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के जो व्यक्तित्व परिचय और कवि परिचय, साहित्यिक परिचय, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है, उसकी तरफ। अब देखिए, धृत झरो कविता तो है ही हमारे यूजीसी नेट सिलेबस में, उसको हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग सुमित्रा नंदन पंत जी की थोड़ी सी मतलब जानकारी, जो कि संक्षिप्त जानकारी है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से, ठीक है। अब देखिए 1934 में ये धृत झरो कविता का प्रकाशन हुआ था, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जन्म, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? 20 मई 1900 ईस्वी में, और उनका निधन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1977 में, ठीक है। और सुमित्रा नंदन पंत जी का हाँ, ये जन्म तो ये है, ठीक है, कौशाम्बी ग्राम में हुआ था। और कौशाम्बी ग्राम कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में, ठीक है। और उत्तराखंड में मतलब प्रकृति का मतलब बहुत ही सुंदर मतलब वहाँ पर वर्णन मिलता है, तो इसलिए उन्हें जो है प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा प्रेम था और उन्होंने अपनी काव्य कृति में भी जो है प्रकृति के प्रति संवेदनशील जो है थे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे ही समय परिवर्तन होता गया, उनके जो है काव्य कृति में भी परिवर्तन आता गया, ठीक है। और देखिए, पिता का नाम उनका क्या था? गंगादत्त था। माता का नाम था सरस्वती देवी। निधन उनका कब हुआ था? 28 दिसंबर 1877 इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। उनका जन्म हुआ था उत्तराखंड में कौशाम्बी में, ठीक है। और उनका मृत्यु कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, ठीक है, 28 दिसंबर और 1977, ठीक है। और देखिए सुमित्रा नंदन पंत का उपनाम क्या था? उपनाम यानी जो उनके बचपन का नाम था वो था गोसाई दत्त, ठीक है। और छायावाद का विष्णु भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। और देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है, ठीक है। और रवणायर्जन और हिंदी के वर्ड्सवर्थ भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। और उन्हें संवेदनशील इंद्रिय बोध के कवि भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखेंगे उनकी पहली जो कृति क्या है। पहली कविता है उनका गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में उन्होंने लिखा था, ठीक है। 1916 में उन्होंने लिखा था। और पंत की जो मतलब उनकी काव्य कृति के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। पंत की काव्य कृति देखिए, पंत की काव्य यात्रा जो है 4 सोपानों में, कितने सोपानों में विभक्त है? 4 सोपानों में विभक्त किया जाता है। कैसे मतलब किया जाता है? अब देखिए पहले छायावादी रचनाएं उन्होंने लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने प्रगतिवादी से प्रभावित होकर प्रगतिवादी रचनाएं लिखी, फिर उन्होंने जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर उनकी रचनाएं मतलब उनके रचनाओं में उनका जो है विस्तार मिलता है, ठीक है। उन्हीं के मतलब प्रति संवेदनशील थे। और उसके बाद देखिए आध्यात्मिक मानवतावादी और नव मानवतावादी रचनाएं भी उन्होंने लिखा, ठीक है। अब उनमें से कोई भी रचनाएं जो है, कौन सी रचनाएं किसमें मतलब कौन से श्रेणी में आती है उसको देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए छायावादी रचनाएं जो है उच्छ्वास, वो 1929 में मतलब आई थी, ठीक है। और ग्रंथि 1920, और वीणा था 1927, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वीणा, ठीक है। और पल्लव भी इम्पोर्टेंट है 1928 में, ठीक है। और गुंजन जो है 1932, ठीक है। प्रगतिवादी रचनाएं युगांत 1936 में,
युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940। ठीक है। अब देखिए अरविंद दर्शन से जो प्रभावित जो उनकी काव्य कृति है, ठीक है, अंतश्चेतनाएं जो रचनाएं, स्वर्ण किरण 1947 और स्वर्ण धूलि ये भी 1947 याद रखेंगे, युगांतर 1948, युगपथ भी 1948। ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा उन्होंने, आध्यात्मिक मानवतावादी और नव मानवतावादी रचनाएं। ठीक है। रजत शिखर 1951, अतिमा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि 1955 में उन्होंने लिखा। ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा वापी 1957, कला और बूढ़ा चांद भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 1959 में। ठीक है। चिदम्बरा कृति भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए उनके ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1959 है। ठीक है। लोकायतन 1964 ये उनकी एक ही जो है महाकाव्य कृति है। ठीक है। 1964 में आई थी, जो कि महात्मा गांधी के ऊपर जो है उन्होंने लिखा था। ठीक है। और अब देखेंगे उनके कहानी संग्रह जो है 5 कहानी 1936, उनके 60 आत्मकथा जो है 60 वर्ष एक रेखांकन 1960 ईस्वी में जो कि हुआ था प्रकाशित। ठीक है। अब देखेंगे निबंध संग्रह, गद्य पद्य छाया पुनर्मूल्यांकन, शिल्प और दर्शन, कला और संस्कृति 60 वर्ष और अन्य निबंध। ठीक है। अब अन्य रचनाएं में देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको वही ज़्यादा मतलब बताऊंगी। ठीक है। तो अन्य रचनाओं में क्या क्या है देखिए, अन्य रचनाओं में मधुज्वाल जो कि 1947 में मतलब मधुज्वाल के नाम से जो है विदेशी कहानियों और उमर खयाम की रुबाइयाँ जो है उनको रचनाओं को जो है उनका अनुवाद किया था। ठीक है। और 1938 में रूपाप पत्रिका का जो है उन्होंने संपादन किया था। रूपाप पत्रिका ये भी इम्पोर्टेंट है। 1938 में पंत जी ने रूपाप पत्रिका का प्रकाशन किया था। 1948 में जो है हरिवंश राय बच्चन के साथ उन्होंने खादी के फूल नामक जो है रचना जो है मिलकर जो है संकलित किया। ठीक है। और जिसमें जो है रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और राम आदि के ऊपर जो उनकी काव्य कृति आधारित है। ठीक है। अब देखें 1968 में देखिए चिदम्बरा कृति के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। 1968 में किस चीज़ के लिए उन्हें मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उन्हें चिदम्बरा कृति के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उनमें इसमें चिदम्बरा कृति में मतलब 1996 कविताएं हैं। चिदम्बरा कृति में कितनी कविताएं हैं, मतलब 196। चिदम्बरा में अतिमा जो है सबसे लंबी कविता है। ठीक है। अतिमा लंबी कविता है, यानी कि अतिमा जो है चिदम्बरा मतलब काव्य संग्रह में संकलित है, ये भी हम लोग जान लिए। ठीक है। अब देखिए कला और बूढ़ा चांद जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 1960 ईस्वी में उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। अब कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें क्या मिला था, कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अब देखिए कला और बूढ़ा चांद के उन्होंने क्या कहा था, रश्मिपदी भी काव्य भी कहा था। अब रश्मिपदी काव्य किसे कहा था, तो कला और बूढ़ा चांद को कहा था। ठीक है। अब देखिए लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित महाकाव्य है, जिसमें कि 7 सर्ग हैं। ठीक है। ये भी एक महाकाव्य है, ठीक उसी तरह जो कि कामायनी की तरह। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं, 15 सर्ग हैं, और इसमें कितने सर्ग हैं, 7 सर्ग हैं। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसमें के बारे में थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अभी यूजीसी नेट का होने वाला है, तो उसमें आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितनी सारी मतलब चेंजेस हो गई है और कहीं से भी प्रश्न उठा जा रहा है। तो इससे भी मतलब एग्ज़ाम में कहीं भी आ सकता है, क्योंकि ये भी जो है काव्य कृति सुमित्रानंदन पंत जी की है। ठीक है। और महाकाव्य है जो कि, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेंगे। ठीक है। तो इसमें कितने भाग हैं, लोकायतन में 2 भाग हैं, एक बाह्य परिवेश है और एक अंतश्चेतना है। ठीक है। और बाह्य परिवेश का जो है 1961 में प्रकाशित किया गया था। तो और इसमें कितने सर्ग हैं, कुल 3 सर्ग हैं। ठीक है। और अंतश्चेतना में 4 सर्ग हैं। ठीक है। ये अंतश्चेतना में कितने सर्ग हैं, 4 सर्ग हैं। और महात्मा गांधी के द्वारा विलायत में विषय वासनाओं में डूबने का चित्रण, यानी कि देखिए जब 2 भाग हैं, यानी कि पहला भाग जो है बाह्य परिवेश। ठीक है। बाह्य परिवेश जो है 1961 में प्रकाशित हुआ था, और इसमें कुल 3 सर्ग हैं। और इसमें विषय क्या है, महात्मा गांधी द्वारा विलायत में जो है विषय वासना में
डूबने का जो है कि यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे उनकी अंतश्चेतना यानी दूसरी भाग के बारे में, जो कि अंतश्चेतना है, जो कि 1964 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल सर्ग कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, और ये महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन का चित्रण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, और इस रचना के लिए उन्हें 1966 ईस्वी में सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, तो किस कृति के लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मतलब से सम्मानित किया गया? उनके लोकायतन के लिए। ठीक है, और लोकायतन में 2 भाग हैं, एक है अंतश्चेतना, हाँ, एक है बाह्य परिवेश, दूसरा है अंतश्चेतना। और बाह्य परिवेश में 3 सर्ग हैं और अंतश्चेतना में 4 सर्ग हैं। ठीक है, और देखिए बाह्य परिवेश में जो है विलायत में गांधी जी का जो विषयवाद वासनाओं में डूबने का जो कि यहाँ पर वहाँ पर चित्रण किया गया है, और अंतश्चेतना में गांधी जी का हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे 1961 में उन्हें क्या मिला था? देखिए पद्म भूषण से। ठीक है, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? 1961 में। और 1950 से 1967 में तो ऑल इंडिया रेडियो से उन्होंने क्या किया था? मतलब जुड़े रहे, ऑल इंडिया रेडियो में वो मतलब आकाशवाणी से वो जुड़े रहे। ठीक है, 1950 से लेकर 1967 तक। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग गुंजन कैसी कृति है? देखिए छायावाद और प्रगतिवाद का जो है संधि स्थल कहा जाता है, यानी कि छायावाद का मतलब छायावाद के बाद और प्रगतिवाद की शुरुआत, जो कि उसके बीच की जो ये कृति है, इसीलिए इसे संधि स्थल कहा जाता है गुंजन। ठीक है, और युगवाणी रचना में पंत ने प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा। युगवाणी में क्या कहा? प्रगतिवाद को अपने युग की वीणा कहा। ठीक है, और पंत द्वारा रचित पल्लव जो है उसकी भूमिका को क्या कहा? ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैनिफेस्टो कहा, यानी छायावाद का मैनिफेस्टो कहा, जो कि घोषणा पत्र होता है। ठीक है, क्या कहा? पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा, जो कि घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है, और पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है, यानी प्रकृति की चित्रशाला किसे कहा जाता है? पल्लव को। ठीक है, अब देखेंगे युगांत। ठीक है, अब देखिए युगांत जो है 1936 में छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है। अब देखिए इसको छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र कहा जाता है, यानी यहाँ पर जो है छायावाद का अंत हो जाता है और प्रगतिवाद की शुरुआत होती है, इसलिए युगांत को क्या कहा जाता है? छायावाद की मृत्यु का घोषणा पत्र। ठीक है, अब देखेंगे पंत की जो है मुक्तक पंत ने निराला के मुक्तक छंदों को आरंभ में क्या कहा? रबड़ या केचुआ छंद कहा। रबड़ और केचुआ छंद निराला जी के मुक्तक छंद को कहा, किंतु निराला जी के मतलब बाद मुक्त छंद की रचना करने वाले ये दूसरे कवि पंत ही थे, यानी उनके बाद जो है उन्होंने भी यही जो मुक्तक छंद की जो है रचना किया। ठीक है, जबकि वो केचुआ छंद बोलते थे। ठीक है, अब देखेंगे प्रिय छंद कौन सा है पंत जी का? ये है रोला छंद। और उनकी जो प्रिय अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पर दिया नहीं है, मैं ऐसे ही बता रही हूँ। ठीक है, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे हिंदी में जो है मूर्त के लिए अमूर्त उपमानों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? पंत जी ने किया। ठीक है, और पल्लव कविता प्रकृति प्रेम और रहस्यवादिता से संबंधित कविता है। ठीक है, अब गुंजन कविता देखेंगे हम लोग। गुंजन कविता में प्रकृति से मोह खत्म हो जाता है, यानी कि अब ये छायावादी का जो है अंत हो गया, ऐसे सोचिए। मतलब उसमें जो है अब मतलब जैसे प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा मतलब लगाव था पंत जी को। अब इसमें देखिए मोह खत्म हो गया। अब इसमें क्या किया उन्होंने? शोषित वर्ग के प्रति उन्हें संवेदनशील भाव उसमें दिखाई देता है, किसमें? गुंजन में। ठीक है, अब देखेंगे गुंजन जो है पंत की छायावादी काव्य ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, छायावादी कृति ही है, लेकिन इसमें जो है उन्होंने जो है प्रकृति के प्रति जो है उनको मोह जो है भंग होता दिखाई दे रहा है। और ग्राम्य कविता देखिए, अब ग्राम्य जो कविता जो है ये
प्रगतिवादी रचनाएं हैं। और इसमें किसानों और मजदूरों के प्रति जो है संबंधित रचनाएं यहाँ पर किया है। ठीक है, अब देखें इसमें प्रमुख कविताएं कौन कौन सी है। चरखा वही आंखें इत्यादि, ये ग्राम्य कविता में है। ठीक है, चरखा वही आंखें। अब देखें ग्राम्य के बारे में यहाँ पर दिया है। देखिए ग्राम्य कविता में प्रगतिवादी रचनाएं हैं और इसमें जो है कितने मजदूरों के संबंधित, अच्छा ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए पंत ने अपनी भाषा को चित्र भाषा कहा। अपनी मतलब चित्र भाषा पंत की भाषा को चित्र भाषा किसने कहा? ऐसा अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो हम लोग पढ़ेंगे कि खुद पंत ने ही अपनी भाषा को जो है चित्र भाषा कहा। और उनकी प्रिय अलंकार ये देखिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, पहले बता चुकी हूँ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में देखिए क्या कह रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं कि युगवाणी प्रतिवाद और सैद्धांतिक रूप से ग्राम्य में उसका प्रायोगिक रूप दिखाई देता है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतलब मत है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल तो आप जानते ही हैं। पंत बचपन में जिस घर में रहते थे उसी घर को अभी क्या बनाया गया है, सुमित्रानंद पंत बीथिका के नाम से जो है संग्रहालय बना दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे हम लोग धृत झरो कविता, जो कि आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, और इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। धृत झरो कविता, धृत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, इस कविता का रचना काल देखेंगे हम लोग 1934 है। ठीक है, इस कविता का रचना काल कितना है 1934। लेकिन इसका जो प्रकाशन किया गया था 2 काव्य संग्रह में मतलब इसे प्रकाशित किया गया था। अब देखेंगे युगांत में भी किया गया और पल्लविनी में भी किया गया था। तो युगांत में 1935 में किया गया और पल्लविनी में 1940 में किया गया। ठीक है, ये हो गया आपका मतलब प्रकाशन वर्ष, जो कि आपको याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखें धृत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिम पात पीत मधुबात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन। अब देखिए हमारे मतलब धृत झरो, धृत यानी द्रुत गति से, यानी द्रुत गति से जो है झड़ जाओ जगत के जीर्ण पत्र। जगत के जीर्ण पत्र यानी जगत में जितने भी सड़े गले जो जितने भी पत्ते हैं, यानी कि पीले हो चुके हैं, ऐसे पत्तों को जो है झड़ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो पत्ते नहीं झड़ेंगे तो फिर उसमें नए पत्ते कैसे आएंगे। लेकिन ये कहने का भाव कभी का बिल्कुल भी नहीं है। पर क्यों पत्ते झड़ने के लिए वो नहीं बोल रहे हैं। इसमें कहने का भाव ये है कि हमारे जगत में जितने भी जीर्ण शीर्ण, जितने भी सड़ी गली मान्यताएं हैं, यानी अंधविश्वास हैं, ठीक है, जाति प्रथा के विरुद्ध है, बहुत सारी ऐसी सड़ी गली मान्यताएं हैं जो कि हमारे जो विकास के गति में जो अवरोध हैं, ऐसी मान्यताएं को जो है मतलब झड़ जाना चाहिए, यानी दूर हो जाना चाहिए। यानी जगत से जो है उसे जैसे जीर्ण शीर्ण पत्ते को जिस तरह मतलब पेड़ से टूट कर गिर जाती है, ठीक है, ठीक उसी तरह उसे भी गिर जाना चाहिए, यानी उसे ध्वस्त हो जाना चाहिए, यानी उसे दूर हो जाना चाहिए जगत से। और नई मान्यताएं जो कि हमारे लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है, ऐसी मान्यताएं जो है हमारे जगत में आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, यानी जो शुष्क शीर्ण और हिमपात पीत, यानी हिम देखिए, यानी कि जैसे कि ठंड में जब किसी पत्ते के ऊपर पड़ती है तो हिम पड़ती है, हिम यानी ठंडक, ताप भी सहती है। और पीत यानी जो कि पीला पड़ गया है जो पत्ता, यानी हिम पड़ते ही, यानी कि देखिए जब अब हिम यानी ठंडक पड़ती है जब किसी पत्ते पर, या फिर ताप पड़ता है, ठीक है, तो ये सभी कुछ सहा है इस पत्ते ने, अब वो क्या हो गया है, पीत हो गया, यानी कि वो पीला पड़ गया है।
अब वो पेड़ पर रहने वाला मतलब रहने लायक नहीं है, ठीक है। और मधुबात भी, मधुबात यानी वसंत ऋतु की जो मृदु मृदु मतलब पवन बहती है, इसको मधुबात कहा जाता है, ठीक है। और भीत यानी उससे भी जो है तुम भयभीत हो रही हो। जैसे कि वसंत ऋतु में तो बहुत ही मतलब मंद मंद हवा चलती है चारों तरफ, उससे भी तुम भयभीत हो गई हो, यानी उससे भी मतलब डोल रही है, ठीक है। तो इसको भी जो है हमारे मतलब पेड़ों से अब गिरना चाहिए, मतलब अब इसको पेड़ों में रहने का मतलब कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। और तुम बीत राग जड़ पुराचीन, अब तुम जो है बीत गई हो और तुम्हारे अंदर राग भी नहीं बचा। राग यानी कि उसमें तुम्हारे अंदर जो है मूर्त भाव नहीं है, जड़ यानी तुम्हारे अंदर अब जड़ आ गया है, तुम्हारे अंदर अब चेतना बिल्कुल भी नहीं बचा, ठीक है। और पुराचीन, पुराचीन यानी तुम अब पुरानी भी हो गई हो, ठीक है। तो अब तुम्हें जो है झड़ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे, देखिए निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, अब देखिए निष्प्राण, अब तुम्हारे में जो है प्राण ही नहीं बचा, अब विगत हो गई हो, यानी तुम अब जो है तुम्हारी जो अब तुम्हारे युग का जो है समाप्त हो गया है, यानी तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। और एक मृत विहग, मृत विहग जड़ नीड़, यानी तुम एक मृत विहंग की तरह हो गई हो। और जग नीड़, जग नीड़ में यानी कि ये जगत में अब तुम मतलब एक मरे हुए पक्षी के समान हो गए, शब्द और श्वासहीन, मतलब शब्दहीन भी हो गई हो और श्वासहीन, यानी अब तुम्हारे अंदर जो है श्वास भी नहीं बचा, यानी तुम्हारे अंदर जीवंतता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी मान्यताओं को जो है पंत जी कह रहे हैं कि उसे कोई हक नहीं है कि हमारे जगत में अब टिका रहे, ठीक है। अब उससे दूर हो जाना ही हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखेंगे च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम, अब देखिए अस्त व्यस्त पंखों यानी देखिए जिसका मतलब चिड़िया का जब पंख जब अस्त व्यस्त हो जाती है और झर अनंत में हो विलीन, अस्त व्यस्त होकर जो इधर उधर गिरी होती है, मतलब उसका कोई अस्तित्व तो ही नहीं रहता है, ठीक है। अब उसे क्या करना होना चाहिए, झर अनंत में हो विलीन, यानी तुम अनंत में अब तुम्हें विलीन हो जाना चाहिए, ऐसे मतलब पंखों को, ठीक है। अब निष्प्राण विगत युग, सॉरी ये डबल प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब देखिए कंकाल जाल जग में फैले, अब देखिए कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों का मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली। अब देखिए कंकाल यानी जैसे इंसान अगर जैसे इंसानों के अंदर मांस नहीं हो तो वो कंकाल का जो है जाल बन जाता है, और जग में ठीक कंकाल के जाल की तरह जो है सब फैला हुआ है। मतलब क्या फैला हुआ है, जो सड़ी गली मान्यताएं हैं जो कि हमारे प्रगति में जो है मार्ग में जो अवरोध हैं, ठीक है। प्रगति मार्ग को जो है वो अवरोध कर रही हैं, यानी हमारे विकास पथ को जो है अवरोध कर रही है, ठीक है। और फिर नवल रुधिर, अब देखिए अब उसको ऐसे मतलब कंकाल जाल को भी मतलब ध्वस्त हो जाना चाहिए। और फिर नवल रुधिर, और फिर से जो है नवल रुधिर यानी रक्त होता है, नए रक्तों की जो है संचार होना चाहिए। नए रक्त यानी कि यहाँ पर जैसे कि नए मतलब नए अंतस चेतना को जो है जागृत होना चाहिए। और ऐसी पल्लव की लाली यानी जैसे पेड़ों से जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं तो नए नए जो किस्ले आते हैं, यानी लाल लाल जो पत्ते होते हैं उसको पल्लव लाली कहा जाता है, ठीक है। और देखिए प्राणों की मरमर से मुखरित, अब प्राणों का जो मरमर से मुखरित जीव की मांसल हरियाली। अब देखिए हमारे अब जैसे ऐसी मान्यताओं को जो है हमारे जगत में अब मतलब आना चाहिए, जो कि हमारे अंदर जो है अंतस चेतना को जागृत करना चाहिए। और हमारे समाज में, हमारे बाह्य जगत में और हमारे अंतर जगत में, यानी कि हमारे मन में जो कि मतलब हरियाली ला सके। हरियाली यानी पेड़ की हरियाली वो अलग होती है, लेकिन हमारे अंदर जो है अंतस चेतना को जागृत करने वाली हरियाली, ठीक है, ऐसी हरियाली आनी चाहिए। और हमारे पथ प्रशस्त होने चाहिए। और ऐसे सड़ी गली मान्यताएं जो कि हम एक दूसरे से जो है हमको काटती है, ऐसी सड़ी गली मान्यताओं को जो है
अब इस जगत से जो है दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। और जीव को जो मांसल हरियाली है, जीव की मांसल हरियाली यानी जीव के अंदर जब मांस आ जाता है तो उसके अंदर भी जैसे हम लोग बोलते हैं हरियाली, ठीक है। और जैसे पेड़ों में पत्ते आ जाते हैं तो वो भी हरियाली होता है, ठीक है। इसको ऐसे ही भाव में ले सकते हैं, ठीक है। अब मंजरित विश्व में यौवन के जग कर जग का पीक। अब मंजरित विश्व के यौवन में, अब जैसे नए रुधिर यानी नए रुधिर लाली का जो है संचारण हो गया है, यानी नए नए किसले पत्ते आ गए हैं पेड़ों के ऊपर, और हमारी सड़ी गली मान्यताएं जो है दूर हो गई है, अब टूट कर गिर गई है, यानी मतलब दूर हो गई है। अब हमारे अंदर जो है नए चेतना का जो है भाव अब आ गया है, मतलब एक तरह से कल्पना कर रहे हैं, ठीक है। तो जग कर जग का पीक, अब मतलब जग कर यानी जाग कर, जग का यानी जगत का, पीक यानी कोयल। अब देखिए जग कर जग का पीक मतवाली, पीक यानी कोयल जो है मतवाली होकर अब क्या कर रही है, देखिए निज अमर प्रणय स्वर, यानी हम अपने जो अमर प्रणय स्वर में, अपने जो मधुर स्वर में जो है मदिरा से, स्वर मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली। अब देखिए अपने जो मधुर स्वर से कौन, पीक यानी कोयल जो है अब चारों ओर गान करने लगी है, ठीक है। और हमारे नवयुग में जो है नए रक्त संचार यानी नए पद मार्ग जो है प्रशस्त होने वाली, यानी हमारी जो विकास में जो अवरोध थी, ऐसी सड़ी गली मान्यताएं जो है अब दूर हो गई है, मतलब दूर कर देंगे या फिर दूर करें ऐसा, या फिर दूर हो गई है, जैसे कल्पना अगर हम करेंगे कि अब दूर हो गई है, ठीक है। अब जो है नए युग का जो है संचार हो गया है, और पीक यानी कोयल जो है मतवाली होकर अब अपने जो अमर प्रणेश्वर में जो है अब चारों तरफ गान करने लगी है, और युग में जो है बहुत ही मधुर संदेश सुनाने लगी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कविता जो है यहाँ पर समाप्त होता है। और आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। और आगे हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।